नमस्कार। आप देख रहे हैं अरुणाचल वेस्ट न्यूज़। अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो आज हमारे बीच हमारे साथ हमारे 30 आलो वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के न्यूली इलेक्टेड एमएलए ऑनरेबल एमएलए श्री तोपिन अत हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अरुणाचल वेस्ट के सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। ओके, तो सर सीधा मुद्दे पे आते हैं क्योंकि अभी शेड्यूल भी बहुत बिजी है, बहुत लोग आ रहे हैं आपके घर में। तो मैं सर, आप एमएलए बनने का बाद एक दो चैनल में हमने भी देखा है और रिजल्ट के दिन में मैंने भी इस सवाल को किया था। आपके दादा एमएलए थे, दादाजी एमएलए थे, पिताजी एमएलए थे, मंत्री थे। तो इस विषय को हम छोड़ देते क्योंकि इसको आप बहुत सारा जगह बहुत इंटरव्यू में आपको पूछा गया है। लेकिन सर, देखने वाला ये जानना चाहेगा आपका स्कूलिंग आप बता दीजिए, ब्रीफ में बता दीजिएगा आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है और कॉलेज आप कहाँ पे पढ़ा है और उसके बाद फर्दर स्टडी आप कहाँ पे किया है। बहुत बहुत धन्यवाद डोमिन जी। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, यह प्रश्न जो है आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है जी। क्योंकि नॉर्मली हमको राजनीति का विषय में ही पूछा जाता है। आपका पर्सनल बैकग्राउंड के विषय में बहुत कम पूछते हैं। तो चूँकि आज आपने इसको भी पूछा है तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं स्कूलिंग जो है रामकृष्ण मिशन स्कूल आलो से मैंने अपना कक्षा 1 से लेके 12 तक मैंने किया स्कूलिंग। बीच में 2 साल मैं शिलोंग में भी पढ़ाई किया और उसके बाद ग्रेजुएशन के पश्चात मैं क्लास 12 के पश्चात मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं फिर एलएलबी किया कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये है मेरा एजुकेशन का सफ़र। उसके बाद फिर मैं सोशल सर्विस वगैरह से जुड़ता रहा और उसके बाद राजनीति में। ओके, क्योंकि सर लोगों को जानना ये ज़रूरी है कि उनका एमएलए जो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, खास करके जो 30 आलो वेस्ट के हैं, 30 आलो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जानना ये ज़रूरी है क्योंकि उनको जो रिप्रेजेंट कर रहा है असेंबली में, जिन्हें उन्होंने इलेक्ट करके भेजा है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है और वो किस हद तक उसका नॉलेज है, इसको जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने पूछा। थैंक यू। तो सर सीधा अभी ये में आते हैं 2019 में, जैसे सबको पता है आप कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन मैं भी आप ही का कॉन्स्टिट्यूंसी का हूँ। तो 2019 से पहले जैसे सब लोग कहते हैं, आपका पिताजी भी उससे पहले गादामत से पहले आपका पिताजी मंत्री हुआ करता था, एमएलए थे। तो लेकिन आपको इतना पब्लिक में, क्योंकि एमएलए का बेटा बोल के कभी आपको पार्टी में या किसी गवर्नमेंट काम में या किसी भी फील्ड में हमने नहीं देखा है। सोशल वर्क करते हुए तो हमने देखा है, लेकिन आप अचानक 2019 में आपने पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन लिया है। तो 2019 में आपने हारा है, लेकिन 2024 में बहुत बड़ा मार्जिन से हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के एक तरफ से अगर कहेगा तो रिकॉर्ड मार्जिन से आपने जीता है। तो इसमें सर आप कहते हैं पिलर इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। तो 2019 में हारने के बाद 2024 में आप बहुत बड़ा मार्जिन से जीतना, इसमें आप देखने वाला को क्या बताना चाहेगा कि उसमें क्या सीख आपको क्या मिला हार के बाद। देखिए डोमिन जी, ऐसा है कि मैं हर चैनल में इस बात को दोहरा चुका हूँ कि राजनीति में मेरा आने का मकसद यही था कि मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आलो, पर्टिकुलर हमारा आलो एरिया जो है, एक समय अरुणाचल का सर्वश्रेष्ठ शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ शहरों में एक था। और आपका सियांग बेल्ट का आलो जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। 1950 से लेके 1980 के तक करीब सियांग बेल्ट का आलो हेडक्वार्टर था। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि पासीघाट वाज द हेडक्वार्टर एट दैट टाइम, लेकिन पासीघाट नहीं था, आलो वाज द हेडक्वार्टर।
तो जो भी मेजर डेवलपमेंट उस दौरान होता था वो आलो पे ही केंद्रित होता था। जैसे आप आलो में आप देखिए आर.के. मिशन स्कूल आलो में आया, और उस समय आर.के. मिशन स्कूल ऐसा था कि लोग उसको एक ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, अगर आप यूनाइटेड किंगडम के पार्लेंस में और जार्गन में अगर लें तो उसको ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज का दर्जा अरुणाचल के स्तर पे था, क्योंकि जितने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं अपने बच्चों को आर.के. मिशन आलो में पढ़ाने के लिए होड़ लगा रहता था। तो सभी यहाँ पे स्कूल में दाखिला करने के लिए, तो उस प्रकार आर.के. मिशन स्कूल आलो था। फिर आप जैसे देख लीजिए हमारा आलो में एक दोनी पोलो का मंदिर है। उस 1960-70 के ज़माने में ऐसा भव्य मंदिर का निर्माण हुआ जो कि उस समय के लिए एक ताजमहल आप कहें तो कम नहीं होगा अरुणाचल के इसमें। इनफैक्ट आज के डेट में भी दोनी पोलो मंदिर जो है, दोनी पोलो देरे कहिए या गामगी कहिए, इतना भव्य वाला मेरे ख्याल से इवन आज के डेट में अरुणाचल में इतना ओपुलेंट साइज का दोनी पोलो गामगी या देरे नहीं है। तो दिस वाज द आलो का ये स्टेटस था। तो लेकिन धीरे धीरे आलो का वो स्टेटस जो है, आलो का वो जो गौरव बोलिए, रुतबा बोलिए, वो ओवर द गिरता गया। तो गिरने के कारण सैकड़ों होंगे। तो हम देख रहे थे कि आलो का जो स्टेटस है वो गिर रहा है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आ गया कि मैंने भी सोचा कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में हम लोग प्रोफेशनल्स, कोई इंजीनियर हुआ, आपका डॉक्टर हुआ या वकील हुआ, अगर हम राजनीति में प्रवेश करके अपना क्षेत्र का, अपना गांव का, अपना टाउन का चेहरा को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तो कौन आएगा। तो ऑब्वियसली हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो आलो का स्तर जो इतना गिर गया है उस 70 के 80 के दशक से, उसको फिर ठीक करने के लिए मैंने इरादा ठाना और मैं तो 2019 में कॉन्टेस्ट करने का सोचा और कॉन्टेस्ट किया। और फलस्वरूप ये हुआ कि कुछ कारणवश और कुछ जल्दीबाजी के कारण या जो भी हो कारण 2019 में मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन उससे मुझे मैं उससे कमज़ोर नहीं हुआ। मैं लगातार उसमें आपका आलो के, मेरे 30 आलोइस्ट के लोगों को मैं मिलता जुलता रहा। उनके दुख समय में, सुख के समय में समीरण करता रहा। सुख में भी समीरण किया, दुख में भी समीरण करता रहा। जैसे कि कबीर का दुआ है, तो उस प्रकार मैं समीरण करता रहा। तो उसका फलस्वरूप ये हुआ कि 2024 में लोगों ने मेरे काम को, मेरे लगन को उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति जो है ये सचमुच 30 आलोइस्ट को सर्व करना चाहता है। तो उसको लोगों ने गौर किया और देखा कि ये आदमी ही मीन्स बिजनेस। तो उसी के फलस्वरूप 2024 में एक भारी भरकम मात्रा से मुझे लोगों ने निर्वाचित किया और मैं 30 आलोइस्ट के जितने भी जनता है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से अभी भी मैं दोबारा कहना चाहूँगा। ओके। तो सर 2019 में हारने के बाद, इलेक्शन आपने हारा है, नतीजा में हार जरूर हुआ है, लेकिन अब हिम्मत नहीं आ रहा है और आपने लोगों से मिलना जुलना, जैसे आपने कहा, बरकरार रखा है, जिसके कारण जो है आपको एक विश्वास, आपके एरिया के लोग जो है एक विश्वास एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव रहा है कि तोपी नेते सच में एरिया के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसके आप उन विश्वास के थ्रू जो है आप जो इस बार एकदम बहुत बड़ा मार्जिन से जीता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। तो सर आलो इन जनरल, एक समय आपके दादाजी के समय आलो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करता था, दो यादव, तुम्पागत और बुकेनाथा के समय में, लेकिन अब आलो ईस्ट और वेस्ट में भाग हो चुका है। तो हम ज़्यादा ईस्ट के बारे में बात नहीं करेंगे जो टाउन में पड़ता है, क्योंकि ईस्ट के लिए ऑलरेडी एक एमएलए है और इस बार फॉर्चुनेटली खांडू साहब के गवर्नमेंट में एक कैबिनेट भी है, केंटो जिनी साहब है,
तो हम वेस्ट के बारे में आपसे बात करेंगे क्योंकि आप वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर 30 आलो वेस्ट को अगर हम देखेगा तो इन जनरल अगर आलो में भी देखेगा सबसे इंटेलेक्चुअल जो है वेस्ट में है, अगर हम गलत ना हो तो, क्योंकि आप रिटायर्ड ऑफिसर, रिटायर्ड डीसी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर से लेके अभी का प्रेजेंट जो ऑफिसर्स हैं उनको भी देख के और इन टर्म्स ऑफ आपका धनी में भी अगर आप देखा जाएगा तो वेल तो दू फैमिली 30 आलो वेस्ट में बहुत डेवलप है पर्सनली, अगर इंडिविजुअली अगर हम देखा जाएगा तो। लेकिन अगर हम देखें जनरल टर्म्स में अगर देखेगा जनरल डेवलपमेंट सर इस 10 साल 15 साल में काफ़ी पीछा हो गया, काफ़ी पीछे हो गया है, पिछड़ गया है अगर मैं गलत ना हो तो। क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आप एमएलए बन के अभी एक महीना ही हुआ है, लेकिन हम देख रहा है वहाँ का अगर डाटा कलेक्शन करेगा तो वहाँ में सर अभी तक EAC हेडक्वार्टर नहीं है, और वहाँ में पूरा एंटायर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हायर सेकेंडरी भी नहीं है, एक हायर सेकेंडरी नहीं है, और वहाँ पे दंग का अस्पताल भी नहीं है। तो सर इसमें आपका क्या कहना है? आप अभी तो आया है, एक महीना ही हुआ है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहिए इस फील्ड में आप लोगों को क्या कहना चाहेगा? देखिए नोमिन जी, पहला तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आलो ईस्ट जी और आलो वेस्ट बोथ आर वेरी मच कनेक्टेड, क्योंकि आलो ईस्ट और वेस्ट जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मान लीजिए कोई पर्यटक आया, तो पर्यटक, कुछ लोगों का कहना है कि टाउन जो है ईस्ट में मैक्सिमम पड़ता है, तो टाउन का गौरव रुतबा जो है आलो ईस्ट से मतलब होना चाहिए। लेकिन मैं उसका जस्ट आपको एक बोलना चाहूँगा कि कोई पर्यटक आता है तो क्या ये ज़रूरी है कि वो आलो ईस्ट ही घूमेगा? वो हमारा आरके मिशन एरिया जा सकता है, आपका योंगो और सिपू का कॉन्फ्लुएंस भी घूमने जा सकता है, वो दारका गांव जा सकता है, आगे और भी बहुत जगह है। तो वी आर कनेक्टेड, हम इतने नज़दीक हैं। तो आलो वेस्ट का डेवलपमेंट, आलो ईस्ट का डेवलपमेंट, आलो ईस्ट का डेवलपमेंट, आलो वेस्ट का डेवलपमेंट, पहला तो ये मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ तक आलो वेस्ट स्पेसिफिक का सवाल है, आलो वेस्ट बहुत पिछड़ गया है, इसमें दो राय नहीं है, एंड दैट इज़ प्रिसाइसली द रीज़न कि मैं राजनीति में आया हूँ। और ये सब जो आपने आंकड़े बताए हैं, ये तो एक्चुअली मैं ही बताने वाला था, लेकिन आपका होमवर्क बहुत अच्छा है कि आपने इसे करके रखा है। तो ये मेरे ख्याल से अरुणाचल में कोई सब डिवीज़न नहीं है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी सब डिवीज़न ऑफिस का मेरा कहना है, सब डिवीज़न ऑफिस नहीं है। ये शायद अरुणाचल में एक रिकॉर्ड भी हो सकता है, ऐसा शायद कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ना हो जहाँ पे सब डिवीज़न का ऑफिस, मतलब ऑफिस का स्ट्रक्चर, ऑफिस बिल्डिंग नहीं। और अस्पताल का जहाँ तक कहना है, वो हमारा पब्लिक हेल्थ PHC हमारा है, लेकिन उनका भी बहुत आपको, उन पर भी इम्प्रूवमेंट का बहुत ज़रूरी है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं हाल ही में निर्वाचित होने के बाद, अभी जस्ट कल ही में आया हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा टूर किया जी, और टूर करके कहाँ पे क्या ज़रूरी है उसका एक जायज़ा लिया, और उसमें क्या क्या किया जा सकता है। और टूर भी मैंने ऐसा है दोमिन जी कि मैं कोई ढोल बाजा ताशे कोई मैंने ये चीज़ को बढ़ावा नहीं देते हुए, क्योंकि नॉर्मली हमारा क्या होता है कि कुछ गांव वालों को अपना MLA को जब बुलाना होता है तो बहुत ही ज़ोरदार से वो लोग अपना प्रबंध करते हैं, खान पान और वह सेक्रीफाइस वगैरह करके इनवाइट करते हैं। तो इसमें गांव वालों का भी बहुत खर्च होता है, और वहाँ पे पोनू पार्टी आपको रिसीव करेगा, फिर कुछ मेमोरेंडम देगा, वो मेमोरेंडम होगा नहीं होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन गांव वालों का भी इस चीज़ में बहुत टाइम वेस्ट होता है। और एक एक गांव को कवर करने में आप एक दिन आपका 5-5 घंटा आप बैठ जाते हैं, और वहीं पे अपोंग वगैरह बैठ के वो हम बैठ जाते हैं, और वो काम भी पूरा पूर्ण रूप से संपन्न होता है ना, नहीं होता, सक्सेस होता है नहीं होता है, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने 3 दिन के अंदर सभी गांव का दौरा किया, सभी गांव में गया, और वो भी सडन विजिट, जो ऑनगोइंग स्कीम्स है उसका भी जायज़ा लिया,
और आगे क्या ज़रूरी है उसका भी जायज़ा लिया। ऐसे करके विदिन 3 दिन के अंदर में सभी गांव वालों को मैंने स्पॉट विजिट किया। और जैसे कि इलेक्शन के समय में मैं बहुत गांव में गया, बहुत गांव में मुझे मेमोरेंडम दिया। तो नॉर्मली क्या होता है, मेमोरेंडम में बहुत से ऐसे दे देते डेवलपमेंट करने के लिए कि आप सब डेवलपमेंट तो एक साथ कर नहीं पाएगा। हर गांव का 4-4, 10-10 आइटम होता है। तो मेरा एक तो ये था कि सडन विजिट हो, खर्चा कम हो और शोर शराबा कम हो, और जाके कौन सा चीज़ जो है विच नीड्स इमीडिएट अटेंशन, किस चीज़ को आप सबसे पहले आपको इमीडिएटली इस गांव में इस चीज़ को करना है, क्योंकि मेमोरेंडम के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा है जी। तो ऑन स्पॉट गया और साथ में डिपार्टमेंट के लोगों को भी लेके गया ताकि वो भी देखे कि टेक्निकली कौन सा फीजिबल है, किस चीज़ को पहले लिया जाए और उनके मुताबिक टेक्निकली इस चीज़ को हम टेकअप कर सकता है, तो ताकि ऑन स्पॉट इसका फैसला हो जाए। और इस गांव में सबसे पहला 1 नंबर हमको ये करना है, दूसरा नंबर ये करना है, ना कि भारी भरकम मात्रा में 10-15 आप मेमोरेंडम ले लें और किसी चीज़ को आप अंजाम ना दे पाए। तो ऑन स्पॉट इस चीज़ को वेरिफिकेशन करने के लिए मेरा दौरा हुआ। तो यही था कि ये चीज़ इसलिए ज़रूरी था कि इतने सालों में डेवलपमेंट जो है तकरीबन 10-15 साल से 15 मान लीजिए 15 साल मान लीजिए कि कुछ जैसे आप बताया ना सब डिवीज़न ऑफिस है ना, उसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर क्रिएट हुआ। तो इस चीज़ को मैं कोशिश करूँगा कि मेरा आने वाला 5 साल का कार्यकाल में एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जितना हो पाएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि विद इन स्पैन ऑफ टाइम मैं सभी के दुखों को ख़त्म कर दूँगा। बट व्हाट आई विल डू इज़ मैं लेवल बेस्ड कोशिश करूँगा कि जितना हो सकेगा जो चीज़ रह गया है, जो चीज़ हुआ नहीं है इतने सालों में, उसमें कितना चेंजेस कर सकना है, क्या कर सकना है, मैं विद द ब्लेसिंग्स ऑफ हमारे यशस्वी और ऊर्जावान चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, उनके आशीर्वाद से, और हमारे डिप्टी सीएम चौनामेन जी, उनके एक्सपीरियंस से, इन दोनों के नेतृत्व में मैं कैसे करके हमारा 30 आलो वेस्ट को उसका जो खोया हुआ गौरव है, रुतबा है, उसको मैं प्राप्त कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये भी नहीं है कि पहले का जो स्तर है उस लेवल में आलो पहुंच जाए, वो भी नहीं है, वो भी मेरे ख्याल से अभी मुमकिन नहीं है। लेकिन जितना हो पाएगा आलो को, 30 आलो वेस्ट को उसका पुराना गौरव के करीब ले जाने का भरपूर कोशिश करूँगा। तो सर इस सवाल में मैं आने ही वाला था, क्योंकि आपका हाल ही में जो टूर गया है तो आप हम भी देख रहे हैं, क्योंकि हम आपका कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता है, तो वहाँ में व्हाट्सएप फोरम होता है कि फेसबुक फोरम होता है, कुछ हम भी फॉलो कर रहे हैं। तो आपने 3 दिन में पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का हर गाँव में विजिट किया है। तो एक नया है, हम भी एक गाँव का लड़का है, हम भी जब से देख रहे हैं, जब भी एमएलए आता है, वीआईपीज आता है, बस्ती वाला गांव वाला 2-3 दिन पूरा प्रिपरेशन करता है, लकड़ी इकट्ठा करता है और चावल इकट्ठा करता है, उसमें कुछ मिथुन या गावरी कुछ सेक्रीफाइस करके बहुत खर्चा करके एमएलए को बुलाया जाता है। तो उसमें आपने खुद ने कहा मेमोरेंडम सबमिट करता है तो होगा नहीं होगा वो बात होता है। लेकिन आपने एक नया ट्रेंड जो हम सच में तारीफ करना चाहूँगा, ये एक नया ट्रेंड है, आप एक वीआईपी कल्चर एक तरफ से कहेगा, जो मोदी जी भी कहते हैं, एक वीआईपी कल्चर को भी आप ख़त्म करने का एक कोशिश भी है, हमें ऐसा लग रहा है। और साथ ही साथ आपका काम जो है 3 दिन में आप जो करना था पूरा विजिट करके आया है, एक नया एक ट्रेंड। इसके लिए हम अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ तहे दिल से सच में पूरा टीम की ओर से आपको थैंक्स देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने वादा किया है, आपने कैंपेन का दौरा हम मेरा चैनल से भी काफ़ी बार आपको फॉलो किया है, आपने कहा था एमएलए बनते ही हर गांव को विजिट करेगा, तो आपने उसको वादा को निभाया है। तो हम उम्मीद करता है आने वाला दिनों में भी इसी तरह आप अपना वादा निभाते रहेंगे। तो सर इन जनरल पूरा आपने बोल दिया, आपका इंटरव्यू हम प्रीवियस इंटरव्यू भी देखा है, क्योंकि गांव का बस्ती का एरिया का ज़रूरतमंद जो है अलग अलग होता है। आपने 1-2 चैनल में इसे भी कहा है और सही है, क्योंकि किसी गांव में बिजली का ज़रूरी है, किसी गांव में ब्रिज का ज़रूरी है, किसी गांव में रास्ता का अलग अलग उनका एक दरकार है।
तो लेकिन इन जनरल सर एक एक ही सवाल में इसमें बोल, एक इन जनरल जहाँ तक हम देखते हैं टाटी आलो वेस्ट में हायर सेकेंडरी स्कूल का सर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस हायर सेकेंडरी स्कूल ना होने का कारण लोग आलो में पढ़ रहा है, स्टूडेंट ज़्यादा होने का कारण क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहा है। तो सर आपका इस 5 साल का टेन्योर में हम क्या उम्मीद कर सकेगा कि हायर सेकेंडरी स्कूल आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आए? एक कम से कम एक हायर सेकेंडरी ये डोमिन जी ऐसा है कि हायर सेकेंडरी स्कूल तो मैं लाने का प्रयत्न करूंगा, और अभी हमारे शिक्षा मंत्री हमारे बहुत ही आप कहें कि अभी हमारे बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट ऊर्जावान मंत्री पीडी सोना जी हैं, तो उससे मैं दरख्वास्त जरूर करूंगा कि हमें हमारे वहाँ पे जो भी सेकेंडरी स्कूल है 2 या 3 है, 3-4 है, चार है, चारों में से कम 2 को हायर सेकेंडरी में अपग्रेड तब्दील किया जाए, तब्दील कर दीजिए या अपग्रेड कर दीजिए। लेकिन इसमें मेरा एक चीज़ ये भी है कि आजकल जो मैं देखा है, मेरा जो अनुभव है कि बच्चों को नॉर्मली पेरेंट्स जो है प्राइवेट स्कूल्स में ज़्यादा भेजते हैं। मैं इस बार के टूर में दरका में गया तो स्कूल में छात्र बहुत कम थे, क्लास 10 तक है हालांकि वहाँ पे, तो बच्चे कम होगा और टीचर्स ज़्यादा है। बहुत स्कूल्स में ऐसा है कि अभी वाक वाला एक प्राइमरी मिडिल स्कूल में लास्ट टाइम मैं गया था 2020 में, वहाँ पे स्टूडेंट 14 है, टीचर है 7। तो डेट मीन्स 2 स्टूडेंट में, एक स्टूडेंट में 2 या 3 टीचर का रेशियो है। तो उस लिहाज से तो आपका रिजल्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए, क्योंकि टीचर्स इतना ज़्यादा है, छात्र इतना कम है। सो वो मेरे ख्याल से वो ट्यूशन क्लास जैसे होना चाहिए। 2-2 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन इन प्रैक्टिस बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि समहाउ कुछ लेक्सिटी टीचर्स के द्वारा भी है, और बच्चों को पेरेंट्स भी प्रोत्साहन ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। गांव में नॉर्मली जब बच्चे स्कूल से पढ़ के वापस आते हैं तो हमारे यहाँ पे आप मोटिवेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। आप वापस आते हैं घर में, तो हमारे यहाँ पे नॉर्मली एजुकेशन का कल्चर है नहीं घर में, क्योंकि आपने आज क्या पढ़ाया, स्कूल से होमवर्क दिया, आपने होमवर्क को किया नहीं किया, ये चीज़ जो है आपके पेरेंट्स जो है पूछते नहीं हैं जनरली। कोई पेरेंट्स पूछता होगा, लेकिन एक्सेप्शन होगा। तो आपका टीचर्स और शिक्षक और पेरेंट्स दोनों का एफर्ट चाहिए आपका एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए। नाउ इंक्रीजिंग द स्कूल्स, 2 हायर सेकेंडरी या 3 हायर सेकेंडरी बढ़ा के इसमें इम्प्रूवमेंट होगा नहीं होगा मैं ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स जगह के लिए तो ज़रूरी है और मैं इस चीज़ को कोशिश करूँगा। लेकिन व्हाट इज़ नेसेसरी इज़ एजुकेशन इज़ नेसेसरी, बट व्हाट इज़ नेसेसरी इज़ क्वालिटी एजुकेशन। क्योंकि आप एजुकेशन के नाम में एजुकेशन देगा, आप 33% लेके आप उत्तीर्ण होगा, क्योंकि आज देखिए 33, 34, 50% बिलो हो के आज के ज़माने में आप उत्तीर्ण हो गए, उससे कुछ आपका आप एज ए इंडिविजुअल आप एकेडमिकली क्वालिफाइड होगा, लेकिन जहाँ तक सरकारी नौकरी का सवाल है, आपको अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा तो सरकारी नौकरी में कंपटीशन बहुत टफ है। मान लीजिए 100 पोस्ट होगा वैकेंसी, और कैंडिडेट लगभग 10,000 होता है, तो आप बताइए 100 पोस्ट में 10,000 में इतना कम्पिटिटिव माहौल में जो स्टूडेंट्स जैसे तैसे पास करता है, तो इनके लिए बहुत मुश्किल है क्वालिफाई करना। तो व्हाट वी हैव टू एंश्योर इज क्वालिटी एजुकेशन। हम कहते हैं एजुकेशन एज ए कॉमन पार्लेंस में। तो मैं देखता हूँ, मैं बात करूँगा स्टेक होल्डर से कि टीचर्स लोग अच्छा से अपना काम करें, सेकेंडरी स्कूल्स में भी अभी जो है टीचर्स अपना ध्यान दें, स्टूडेंट्स को अच्छा से पढ़ाएं और डेडिकेशन से पढ़ाएं, और पेरेंट्स भी उनको ध्यान दें, तभी हमारा एजुकेशन का स्तर बढ़ूंगा। जहाँ तक हायर सेकेंडरी का सवाल है, मैं बात करके ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर
और ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल डिप्टी सीएम से आशीर्वाद लेके हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए मैं कोशिश जरूर करूँगा। लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ कि आई एम मोर इंटरेस्टेड इन क्वालिटी एजुकेशन रादर देन ऐसे कॉमन से एजुकेशन से मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है क्वालिटी एजुकेशन। ओके। तो सर अंत में आप हाल ही में आपने अभी जिक्र किया है, आप पूरा अपने गांव एरिया के पूरा गांव को आप विजिट किए, तो इन जनरल आपको क्या क्या लगा? इन जनरल आपका एरिया डेवलप्ड है या डेवलप्ड होना है या 5 साल में क्या करने का है? इन जनरल किसी एक पर्टिकुलर गांव में अगर आप जाएगा तो अभी इट विल टेक मोर टाइम, बहुत समय ले लेगा, तो आपके हिसाब से सर आप इस 3 दिन का जो टूर है इससे आप क्या सीखा है? देखिए 3 दिन के दौरे ने मुझे, ऐसे तो मैं टूर किया ही, जैसे मैं बताया इलेक्शन में मैं तो वहीं एज एमएलए, इस बार एज एमएलए फिर गया जी। तो इस बार मैं ध्यान दिया इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह डिलापिडेटेड कंडीशन में बहुत ज़्यादा है, रूइंस में है। बहुत से सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खंडर, आप खंडर बोल सकते हैं, खंडर में परिवर्तन हो गया है क्योंकि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेशनल नहीं किया गया। तो आप समझ लीजिए वहाँ पे मानव के लिए तो वहाँ जगह नहीं, जानवर लोग का बसेरा हो गया है। तो ऐसे बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो ये सब को कैसे ठीक करना है, क्या करना है, इसको देखना पड़ेगा किस प्रकार से हमको इसको एक ऑपरेशनल स्टेज में लाना है। तो ये सब चीज़ को हमको देखना पड़ेगा। और मैंने एक चीज़ ये भी गौर किया कि नॉर्मली हमारा सरकारी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जब इनॉग्रेशन होता है तो आपका फाउंडेशन स्टोन ले होता है, तो मेरे पिताजी का फाउंडेशन स्टोन लेके वाला मैंने बहुत देखा। ओके। तो दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक। तो बाकी 20 साल पहले बाकी मुझे ज़्यादा दिखा नहीं एक्चुअली, पता नहीं, आप भी दौरा करके देख लीजिए। बाकी फाउंडेशन स्टोन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में शायद मिस किया हो, लेकिन मुझे बहुत कम दिखा उस पीरियड के बाद का। तो वही मुझे लगा कि वाकई पिछला 15-20 साल जो है 30 अगस्त के लिए बहुत ही दर्दनाक रहा है। और मैं चाहूँगा कि इस दर्दनाक चीज़ को बदल सकूं और आने वाला जो समय है बहुत ही 30 अगस्त के लिए अच्छा हो, बेहतरीन हो और उन्नति के क्षेत्र में बहुत उन्नति करे, और ये मैं भरपूर कोशिश करूँगा। और मेरे ऑनरेबल सीएम, जैसे मैं बार बार बताता हूँ, ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल डिप्टी सीएम से आशीर्वाद लेके, और अगर यूनियन मिनिस्ट्री में कुछ काम हुआ तो यूनियन मिनिस्टर हमारे भारतवर्ष के सर्वोच्च लीडरों में से एक है किरण रिजिजू, उनसे भी आशीर्वाद लेके 30 अगस्त का चेहरा को मैं बदलने का भरपूर कोशिश करूँगा। थैंक यू सर। तो हम उम्मीद करते हैं, ये अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ सबको पता है, खास करके हमारे वेस्ट सियांग के लोग सबको पता है। ये चैनल जो है, मेरा चैनल, हम भी आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, तो हम हमेशा मिलना जुलना रहते रहेगा, क्योंकि आप सच में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मैं पीछा ज़रूर करते रहूँगा। जैसे लास्ट इलेक्शन में, लास्ट टेन्योर में हमने लिरमोबा का भी बहुत सारा काम में हमने देखा है, और यहाँ आलो ईस्ट के जो है हमारे अभी के मिनिस्टर साहब को भी हमने बहुत प्रोग्राम में उनका वादा पूरा किया नहीं किया, हमने बहुत अपडेट लिया। तो इस बार हम उम्मीद रखते हैं हम दोनों का मिलना जुलना हमेशा रहेगा, और हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं क्योंकि आपका एज भी ऐसा है कि मतलब पूरा बुजुर्ग नहीं है और इतना यंग भी नहीं है, तो आप ब्रिज, आप यूथ और हमारे सीनियर को मिलाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और डेवलपमेंट के क्षेत्र में जैसे आपने कहा 10-15 साल से हमारा जो एरिया जो है पूरा पीछे रह गया है, तो हम उम्मीद रखता है आपके इस 5 इयर्स के टेन्योर में। मैं आपको दोमिन जी एक आपको मैं बोलना चाहूँगा, जैसे क्योंकि मीडिया को हमारा चौथा स्तंभ माना जाता है, तो मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, जो आपने कहा कि आने वाले 5 सालों में आप हमारे ऊपर कड़ी निगरानी रखिएगा, और आपको अगर कुछ नज़र आएगा कि इस चीज़ को एमएलए ध्यान दे, तो आप मुझे मेरे समक्ष उसको लाइएगा। धन्यवाद। एंड मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए वी हैव टू वर्क टुगेदर। हम सब आलो को डेवलप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, लोग चाहते हैं, तो हमको एक टीम के मुताबिक टीम समझ के, टीम बन के हमको चलना पड़ेगा।
ना कि हम कुछ एजेंडा रखें। हमको एक साथ मिलके आलो को किस तरह से बेहतर बनाना है, हमको भरपूर कोशिश करना है। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि अरुणाचल वेस्ट का जो जो अभी तक का सफ़र है बहुत ही अच्छा रहा है। मैं देख रहा हूँ आपका चैनल जो है दिन दुगनी बढ़ोतरी कर रहा है, बहुत अच्छा बढ़ोतरी कर रहा है। और मैं ईश्वर से, दोनी पोलो से और प्रभु राम से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपका चैनल जो है, आपका चैनल में व्यूअर्स का तादाद ऐसे बढ़े, इधर संख्या ऐसे बढ़े कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले भी आपसे सीखे। मैं तो यही बताऊँ, मैं तो यही प्रार्थना करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो अंत में मैं यही कहूँगा, आपसे बहुत सारा उम्मीद है बहुत धरती आलो वेस्ट के लोगों को। बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। थैंक यू।